आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं गुनाहों का देवता का दूसरा भाग लेकर आई हूँ। अब तक के कहानी में आपने सुना चंदर सुधा के पापा के द्वारा लिखी हुई पांडुलिपि लेकर के मिस पम्मी के घर जाता है और उसे टाइप करवाने के लिए बैठा है और उन लोगों की आपस की बातचीत हो रही है। चलिए सुनते हैं आगे की कहानी। तलाक के बाद आपने पढ़ाई जारी क्यों नहीं रखी? कपूर ने पूछा। मैंने कहा ना कि किताबों का मुझे शौक नहीं बिल्कुल, पम्मी बोली, और मैं अपने को आदमियों में घुलने मिलने के लायक नहीं पाती। तलाक के बाद साल भर तक मैं अपने घर में बंद रही और मैं और बर्टी, सिर्फ बर्टी से बात करने का मौका मिला। बर्टी मेरा भाई, वह भी बीमार और बूढ़ा, कहीं कोई तकल्लुफ की गुंजाइश नहीं। अब मैं हर एक से बेतकल्लुफी से बात करती हूँ तो कुछ लोग मुझ पर हंसते हैं, कुछ लोग मुझे सभ्य समाज के लायक नहीं समझते, कुछ लोग उसका गलत मतलब निकालते हैं। इसलिए मैंने अपने को अपने बंगले में ही कैद कर रखा है। अब आप ही हैं। आज पहली बार मैंने देखा आपको। मैं समझी ही नहीं कि आपसे कितना दुराव रखना चाहिए। अगर आप भले मानस न हो तो आप इसका गलत मतलब निकाल सकते हैं। अगर यही बात हो तो कपूर हंसकर बोला, संभव है कि मैं भले मानस बनने की बजाय गलत मतलब निकालना ज़्यादा पसंद करूं। तो संभव है मैं मजबूर होकर आपसे भी न मिलूं। पम्मी गंभीरता से बोली। नहीं मिस डिक्रूज, नहीं, आप पम्मी कहिए, डिक्रूज नहीं। पम्मी सही, आप गलत न समझे, मैं मजाक कर रहा था, कपूर बोला। उसने इतनी देर में समझ लिया था कि वह साधारण ईसाई छोकरी नहीं है। इतने में बर्टी लड़खड़ाता हुआ हाथ में धूल से सना हुआ खुरपा ले आया और चुपचाप खड़ा हो गया और अपनी धुंधली पीली आंखों से एकटक कपूर को देखने लगा। कपूर ने एक कुर्सी खिसका दी और कहा, आइए। पम्मी उठी और बर्टी के कंधे पर एक हाथ रखकर उसे सहारा देकर कुर्सी पर बिठा दिया। बर्टी बैठ गया और आंखें बंद कर ली। उसका बीमार कमजोर व्यक्तित्व जाने कैसा लगता था कि पम्मी और कपूर दोनों चुप हो गए। थोड़ी देर बाद बर्टी ने आंखें खोली और बहुत करुण स्वर में बोला, पम्मी तुम नाराज हो, मैंने जानबूझकर तुम्हारे मित्र का अपमान नहीं किया था। अरे नहीं, पम्मी ने उठकर बट्टी का माथा सहलाते हुए कहा, मैं तो भूल गई और कपूर भी भूल गए। अच्छा धन्यवाद। पम्मी अपना हाथ इधर लाओ। और वह पम्मी के हाथ पर सिर रखकर पड़ रहा और बोला, मैं कितना अभागा हूँ, कितना अभागा। अच्छा पम्मी, कल रात को तुमने सुना था, वह आई थी और पूछ रही थी, बर्टी तुम्हारी तबीयत अब ठीक है? मैंने झट अपनी आंखें ढक ली कि कहीं आंखों का पीलापन न देख ले। मैंने कहा, तबीयत अब ठीक है, मैं अच्छा हूँ। तो उठी और जाने लगी। मैंने पूछा कहाँ चली तो बोली, सार्जेंट के साथ जरा क्लब जा रही हूँ। तुमने सुना था पम्मी? कपूर स्तब्ध सा उन दोनों की ओर देख रहा था। पम्मी ने कपूर का आंख का इशारा करते हुए कहा, हाँ हमसे मिली थी वह, लेकिन बर्टी और वह सार्जेंट के साथ नहीं गई थी। हाँ तब? बर्टी की आंखों में चमक उठी और उसने उल्लास भरे स्वर में कहा। वह बोली, बर्टी के ये गुलाब सार्जेंट से ज्यादा प्यारे हैं। पम्मी बोली, अच्छा। मुस्कुराहट से बर्टी का चेहरा खिल उठा। उसकी पीली पीली आंखों और धंस गई और दांत बाहर झलकने लगे। क्या कहा उसने? फिर तो कहो। उसने कहा, ये गुलाब सार्जेंट से ज्यादा प्यारे हैं। फिर इन्हीं गुलाबों पर नाचती रही और सुबह होते ही इन्हीं फूलों में छिप गई। तुम्हें सुबह किसी फूल में मिली तो नहीं? मुझे तुम्हें तो किसी फूल में नहीं मिली। बर्टी ने बच्चों के से भोले विश्वास के स्वरों में कपूर से पूछा। चंदर चौंक उठा। पम्मी और बर्टी की इन बातों पर उसका मन बेहद भर आया था। बर्टी की मुस्कुराहट पर उसकी नसें थरथरा उठी थी। नहीं, मैंने तो नहीं देखा था, चंदर ने कहा। बर्टी ने फिर मायूसी से सिर झुका लिया और आंखें बंद कर ली और कराहती हुई आवाज में बोला, जिस फूल में वह छिप गई थी उसको किसी ने चुरा लिया होगा। फिर वह सहसा तनकर खड़ा हो गया और पुचकारते हुए बोला, जाने कौन ये फूल चुराता है, अगर मुझे एक बार मिल जाए तो मैं उसका खून ऐसे ही पी लूं। उसने हाथ की उंगली काटते हुए और उठकर लड़खड़ाता हुआ चला गया। वातावरण इतना भारी हो गया था कि फिर पम्मी ने कपूर से आपस में कोई बातें नहीं की। पम्मी ने चुपचाप टाइप करना शुरू किया और कपूर चुपचाप बट्टी की बातें सोचता रहा। घंटा भर टाइपराइटर खामोश हुआ तो कपूर ने कहा, पम्मी मैंने जितने लोग देखे हैं शायद बट्टी सबसे विचित्र है, शायद सबसे दयनीय। पम्मी खामोश रही।
फिर उसकी लापरवाही से अंगड़ाई लेते हुए बोली, मुझे बर्टी की बातों पर जया भी दया नहीं आती। मैं उसको दिलासा देती हूँ क्योंकि वह मेरा भाई है और बच्चे की तरह नासमझ और लाचार है। कपूर चौंक गया। वह पम्मी की ओर आश्चर्य से चुपचाप देखता रहा, कुछ बोला नहीं। क्यों, तुम्हें ताज्जुब क्यों होता है? पम्मी ने कुछ मुस्कुराकर कहा। लेकिन मैं यह सच कहती हूँ। वह बहुत गंभीर हो गई। मुझे जरा तरस नहीं आता इस पागलपन पर। क्षण भर चुप रही, फिर जैसे बहुत ही तेजी से बोली, तुम जानते हो उसके फूल कौन चुराता है? मैं उसके फूल तोड़कर फेंक देती हूँ। मुझे शादी से नफरत है और शादी के बाद होने वाली आपसी धोखेबाज से नफरत है। मैं उस धोखेबाजी के बाद इस झूठ मूठ की यादगार और बेईमानी के पागलपन से नफरत है। और ये गुलाब के फूल ये क्यों मूल्यवान है? इसलिए ना कि इसके साथ बट्टी की जिंदगी की इतनी बड़ी ट्रेजेडी गुथी हुई है। अगर एक फूल के खूबसूरत होने के लिए आदमी जिंदगी में इतनी बड़ी ट्रेजेडी लाना जरूरी है तो लानत है उस फूल की खूबसूरती पर। मैं उससे नफरत करती हूँ, इसलिए मैं किताबों से नफरत करती हूँ। एक कहानी लिखने के लिए कितनी कहानियों को ट्रेजेडी बर्दाश्त करनी होती है। पम्मी चुप हो गई। उसका चेहरा सुर्ख हो गया था। थोड़ी देर बाद उसका तैश उतर गया और वह अपने आवेश पर खुद शर्मा गई। उठकर वह कपूर के पास गई और उसके कंधों पर हाथ रखकर बोली, बर्टी से मत कहना। अच्छा। कपूर ने सिर हिलाकर स्वीकृति दी और कागज समेटकर खड़ा हुआ। पम्मी ने उसके कंधों पर हाथ रखकर उसे अपनी ओर घुमाकर कहा, देखो पिछले 4 सालों से मैं अकेली थी और किसी दोस्त का इंतजार कर रही थी। तुम आए और दोस्त बन गए। अब तो अक्सर आना है। अच्छा, कपूर ने गंभीरता से कहा। डॉक्टर शुक्ला से मेरा अभिवादन कहना। कभी यहाँ जरूर आए। आप कभी चलिए, वहाँ उनकी लड़की है, आप उससे मिलकर खुश होंगी। पम्मी उसके साथ फाटक तक पहुंचाने चली तो देखा बर्टी एक चमेली के झाड़ में टहनियां हटा कर कुछ ढूंढ रहा था। पम्मी को देखकर पूछा उसने, तुम्हें याद है वह चमेली के झाड़ में तो नहीं छिपी थी? कपूर ने पता नहीं क्यों जल्दी पम्मी को अभिवादन किया और चल दिया। उसे बर्टी को देखकर डर लगता था। सुधा का कॉलेज एक बड़ा एकांत और खूबसूरत जगह पर बना हुआ था। दोनों ओर ऊंची सी मेड़ और बीच में कंकड़ की एक खूबसूरत घुमावदार सड़क। दाएं ओर चने और गेहूं के खेत, बेर और सहतूत के झाड़ और बाईं ओर ऊंचे ऊंचे टीले और ताड़ के लंबे लंबे पेड़। जगह इतनी हरे भरे कि दर्जों के कमरों के पीछे ही महुआ जूता था और लंबी लंबी घास की दोपहरिया के नीले फूलों पर जंगली लतरें उलझी रहती थी। और इस वातावरण ने अगर किसी पर सबसे ज्यादा प्रभाव डाला था वह थी गेसू। उसे अच्छी तरह मालूम था कि बांस के झाड़ के पीछे किस चीज के फूल हैं। पुराने पीपल पर गिलोय की लतर चढ़ी है और करौंदे के झाड़ के पीछे एक शाही की मांद है। नागफनी की झाड़ी के पास एक बार उसने एक लोमड़ी भी देखी थी। शहर के इस मशहूर रईस साबिर हुसैन काजमी की वह सबसे बड़ी लड़की थी। उसकी माँ, जिन्हें उसके पिता अदन से ब्याह कर लाए थे, शहर की मशहूर शायरा थी। हालांकि उनका दीवान छपकर मशहूर हो चुका था, मगर वह किसी भी बाहरी आदमी से कभी नहीं मिलती जुलती थी। उनकी सारी दुनिया अपने पति और बच्चों तक सीमित थी। उन्हें शायराना नाम रखने का बहुत शौक था। अपनी दोनों लड़कियों का नाम उन्होंने गेसू और फूल रखा था और अपने छोटे बच्चे का नाम हसरत। हाँ, अपने पतिदेव साबिर हुसैन के हुक्के से बेहद चिढ़ती थी और उनका नाम रखा था आतिश फिजा। घास फूस लतर और शायरी का शौक गेसू ने अपनी माँ से विरासत में पाया था। किस्मत से उसका कॉलेज भी ऐसा मिला था जिसमें दर्जों की खिड़कियों के आम की शाखें झांका करती थी। इसलिए हमेशा जब कभी मौका मिलता था क्लास से भागकर गेसू घास पर लेटकर सपने देखने की आदी हो गई थी। क्लास के इस महाभिनिश्रीकरण और उसके बाद लहतरों की छांव में जाकर ध्यान योग की साधना में एकमात्र साथी थी सुधा। आम की घनी छांव में हरी हरी धूप पर दोनों सिर रखकर नीचे हाथ रखकर लेट रहती और दुनिया भर की बातें करती। बातों में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी किस तरह की बातें करती थी, यह वही समझ सकता है जिसने कभी दो अभिन्न सहेलियों के एकांत में वार्ता सुनी हो। गालिब की शायरी से लेकर उनके छोटे भाई हसरत ने एक कुत्ते का पिल्ला पाला है, यह गेसू अपने अपने मन की बातें एक दूसरे को बता डालती थी। और जितना भावुक प्यारा अनजान और दोनों सुकुमार दोनों का मन था, उतनी ही भावुक और सुकुमार दोनों की बातें। हाँ, भावुक सुकुमार दोनों ही थी, लेकिन दोनों में एक अंतर था। गेसू शायर होते हुए भी इस दुनिया की थी और सुधा शायर न होते हुए भी कल्पना लोक की थी।
गेसु अगर झाड़ियों में से कुछ फूल चुनती तो उन्हें सूंघती और अपनी चोटी में सजाती और उन पर चंद शेर कहने के बाद उन्हें माला में पिरोकर अपनी कलाई में लपेट लेती। सुधा लतरों के बीच सिर रखकर लेट जाती और निर्मेश पलकों से फूलों को देखती रहती और आंखों में से न जाने क्या पीकर उन्हें उन्हीं डालों पर फूलता हुआ छोड़ देती। गेसु हर चीज का उचित इस्तेमाल जानती थी। वह किसी भी चीज को पसंद करने या प्यार करने के बाद अब उसका क्या उपयोग है, क्रियात्मक यथार्थ जीवन उसका क्या स्थान है, वह गेसु खूब समझती थी। लेकिन सुधा किसी भी फूल के जादू में बंध जाना चाहती थी, उसी की कल्पना में डूब जाना चाहती थी। लेकिन उसके बाद सुधा को कुछ नहीं मालूम था। गेसु की कल्पना और भावुक सूक्ष्मता शायरी में व्यक्त हो जाती थी, अतः जिंदगी में काफी व्यवहारिकता और यथार्थ था। लेकिन सुधा जो शायरी लिख नहीं सकती थी, अपने स्वभाव और गठन में खुद एक मासूम शायरी बन गई थी। वह भी पिछले 2 सालों में तो सचमुच इतनी ही गंभीर, सुकुमार और भावनामयी बन गई थी कि लगता है कि सुरों के गीतों में उसके व्यक्तित्व के रेशे बुन गए हैं। लड़कियां गेसु और सुधा के स्वभाव और उसकी अभिन्नता से वाकिफ थी, इसलिए जब सुधा की मोटर आकर साइबान में रुकी और उसमें से सुधा और गेसु हाथ में फाइल ले उतरी तो कामिनी ने हंसकर प्रभा से कहा, लो चंदा सूरज की जोड़ी आ गई। सुधा ने सुन लिया, मुस्कुराकर गेसु को और फिर कामिनी की ओर और प्रभा की ओर देखकर हंस दी। सुधा बहुत कम बोलती थी, लेकिन उसकी हंसी ने उसे खुशमिजाज साबित कर रखा था और वह भी सभी की प्यारी थी। प्रभा ने आकर सुधा के गले में बाहें डालकर कहा, गेसु बानो, थोड़ी देर के लिए सुधा रानी को हमें दे दो, जरा अकल के नोट्स उतारने हैं इनसे पूछकर। गेसु हंसकर बोली, उसके पापा से तय कर ले, फिर तो तू जिंदगी भर सुधा को पाल पोस, मुझे क्या करना है। जब सुधा प्रभा के साथ चली गई तो गेसु ने कामिनी के कंधे पर हाथ रखा और कहा, कम्मो रानी, अब तो तुम ही हमारे हिस्से में पड़ी आओ, चलो देखें लतर में कुंदरू है। कुंदरू तो नहीं, अब चने के खेत में हरिया आया है, कम्मो बोली। गृह विज्ञान का पीरियड था और मिस उमालकर पढ़ा रही थी। बीच की कतार की एक बेंच पर कामिनी, प्रभा, गेसु और सुधा बैठी थी। हिस्सा बांट अभी तक कायम था, अतः कामिनी के बगल में गेसु, गेसु के बगल में प्रभा और प्रभा के बाद बेंच के कोने पर बैठी सुधा थी। मिस उमालकर रोगियों को खान पान के बारे में समझा रही थी। मेज के बगल में खड़ी हुई, एक हाथ में किताब लिए उसी पर निगाह लगाए वह बोलती जा रही थी। शायद अंग्रेजी की किताब में जो कुछ लिखा हुआ था उसी का हिंदी में उल्था करते हुए बोली जा रही थी। आलू एक नुकसानदेह तरकारी है रोग की हालत में, वह शुष्क होता है, गर्म होता है और हजम मुश्किल से होता है। सहसा गेसु ने एकदम बीच में पूछा, गुरुजी, गांधी जी आलू खाते हैं या नहीं? सभी हंस पड़े। मिस उमालकर ने बहुत गुस्से से गेसु की ओर देखा और डांटकर कहा, व्हाट टॉक ऑफ गांधी, आई वांट नो पॉलिटिकल डिस्कशन इन क्लास। गांधी से क्या मतलब है? मैं दर्जे में राजनीतिक बहस नहीं चाहती। इस पर तो सभी लड़कियां दबी हुई हंसी फूट पड़ी। मिस उमालकर झल्ला गई और मेज पर किताब पटकते हुए बोली, साइलेंस, खामोश, सभी चुप हो जाओ। उन्होंने फिर पढ़ाना शुरू किया। जिगर के रोगियों के लिए हरी तरकारियां बहुत फायदेमंद होती हैं। लौकी, पालक और हर किस्म के हरे साग तंदुरुस्ती के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। सहसा प्रभा ने कोहनी मारकर गेसु से कहा, ले फिर क्या है, निकाल चने का हरा साग खा खा कर मोटे हों। मिस उमालकर के घंटे में गेसु ने अपने कुर्ते की जेब से बहुत सा साग निकालकर कामिनी और प्रभा को दिया। मिस उमालकर अब शक्कर के हानि लाभ बता रही थी। लंबे रोग के बाद रोगी को शक्कर कम देनी चाहिए। दूध या साबूदाने में ताड़ की मिश्री मिला सकते हैं। दूध तो ग्लूकोज के साथ बहुत स्वादिष्ट लगता है। इतने में जब सुधा के पास साग पहुंचा कि फौरन मिस उमालकर ने देख लिया। वह समझ गई शरारत गेसु की होगी। मिस गेसु, बीमारी की हालत में दूध काहे के स्वादिष्ट लगता है? इतने में सुधा के मुंह से निकला, साग काहे के साथ खाएं? और गेसु ने कहा, नमक के साथ। नमक के साथ। मिस उमालकर ने कहा, बीमारी में दूध नमक के साथ अच्छा लगता है। खड़ी हो, कहाँ था ध्यान तुम्हारा? गेसु सन्न। मिस उमालकर का चेहरा मारे गुस्से से लाल हो रहा था। क्या बात कर रही थी तुम और सुधा? गेसु सन्न। अच्छा, तुम लोग क्लास के बाहर जाओ और आज हम तुम्हारे गार्जियन को खत भेजेंगे, चलो बाहर जाओ। सुधा ने कुछ मुस्कुराते हुए प्रभा की ओर देखा और हंस दी। गेसु ने देखा मिस उमालकर का पारा और भी चढ़ने वाला है तो वह चुपचाप किताब उठाकर चल दी। सुधा भी पीछे पीछे चल दी। कामिनी ने कहा, खत वत भेजती रहना सुधा, और क्लास में ठठाकर हंस पड़ी।
मिस उमालकर गुस्से से नीली पड़ गई। अब क्लास खत्म होगी और रजिस्टर उठाकर चल दी। गेसु अभी अंदर ही थी कि वह बाहर चली गई और उनके जरा दूर पहुंचते ही गेसु ने बड़ी अदा से कहा, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। और सारी क्लास फिर हंसी से गूंज उठी। लड़कियां चिड़ियों की तरह फुर्र हो गई और थोड़ी ही देर में सुधा और गेसु बैडमिंटन फील्ड के पास वाले छतनार पापड़ के नीचे लेटी हुई थी। बड़ी खुशनुमा दोपहरी थी। सुबह से हल्के हल्के झोंके गेसु की ओढ़नी और गरारे के सिलवटों से आंखें मिचौली खेल रहे थे। आसमान में कुछ हल्के रुपहले बादल उड़ रहे थे और जमीन पर बादलों की सांवली छायाएं दौड़ रही थी। घास के लंबे चौड़े मैदान पर बादलों की छायाओं का बड़ा मासूम लग रहा था। जितनी दूर तक छाया रहती थी उतनी दूर तक घास का रंग गहरा काही हो जाता था और जहां जहां बादलों को छनकर धूप बरसने लगती थी वहां वहां सुनहरे धानी रंग की हो जाती थी। दूर कहीं पर पानी बरसा था या बादल हल्के होकर खरगोश के मासूम स्वच्छंद बादलों की ओर दौड़ रहे थे। सुधा ने आंखों पर फाइलों की छां की और बादलों की ओर एकटक देख रही थी। गेसु ने उसकी ओर करवट बदली और उसकी बेड़ी में लगे हुए रेशमी फीते को उंगली में उमेटते हुए एक लंबी सी सांस भरकर कहा, बादशाहों की मुअत्तर ख्वाबगाहों में कहाँ वह मजा जो भीगी भीगी घास पर सोने में है, मुतमईन बेफिक्र लोगों की हंसी में भी कहाँ, तुल्फ जो एक दूसरे को देखकर रोने में है। सुधा ने बादलों से अपनी निगाह नहीं हटाई, बस एक करुण सपनीली मुस्कुराहट बिखेर कर रह गई। क्या देख रही है सुधा? गेसु ने पूछा। बादलों को देख रही हूँ, सुधा ने बेहोश आवाज में जवाब दिया। गेसु उठी और सुधा की छाती पर सिर रखकर बोली, कैफ बरदोश बादलों को न देख, बेखबर तू न कुचल जाए कहीं। और सुधा के गाल पर जोर से चुटकी ली। हाय रे, सुधा ने चीख कर खा उठ बैठी। वाह वाह, कितना अच्छा शेर है। किसका है? पता नहीं किसका है, गेसु बोली, लेकिन बहुत सच है सुधी। आसमान के बादलों के दामन में अपने ख्वाब टांक लेना और उनके सहारे जिंदगी बसर करने का ख्याल तो बड़ा नाजुक है, मगर रानी बड़ा खतरनाक भी है। आदमी बड़ी ठोकरें खाता है, इससे तो अच्छा है कि आदमी को नाजुक ख्याली से सबिका ही न पड़े। खाते पीते हंसते बोलते आदमी की जिंदगी कट जाए। सुधा ने अपना आंचल ठीक किया और लटों में से घास के तिनके निकालते हुए कहा, गेसु, अगर हम लोगों को भी शादी ब्याह के झंझट में न फंसना पड़े और इसी तरह जिंदगी कट जाए तो कितना मजा आए। हंसते बोलते पढ़ते लिखते घास में लेटकर बादलों का प्यार करते हुए कितना अच्छा लगता है। लेकिन हम लड़कियों की जिंदगी भी क्या, मैं तो सोचती हूँ गेसु कभी ब्याह ही न करूँ। हमारे पापा का ध्यान कौन रखेगा? गेसु थोड़ी देर तक सुधा की आंखों में आंखें डालकर शरारत भरी निगाहों से देखती और मुस्कुराकर बोली, अरे अब ऐसी भोली नहीं हो रानी तुम। ये सबाब है, ये उठान, और ब्याह नहीं करोगी, जोगन बनोगी। अच्छा चल हट बेशरम कहीं की, खुद ब्याह करने की ठान चुकी है तो दुनिया भर को क्यों तोहमत लगाती है? मैं तो ठान ही चुकी हूँ, मेरा क्या। फिक्र तो तुम लोगों की है कि ब्याह नहीं होता तो लेटकर बादल देखती हैं, गेसु ने मचलते हुए कहा। अच्छा, गेसु की ओढ़नी खींचकर सिर के नीचे रखकर सुधा ने कहा, क्या हाल है तेरे अख्तर मियाँ का? मंगनी कब होगी तेरी? मंगनी का क्या, किसी भी दिन हो जाए, बस फूफी जान के यहाँ आने भर की कसर है। वैसे मम्मी तो फूल की बात उनसे चला रही थी, पर उन्होंने मेरे लिए इरादा जाहिर किया। बड़े अच्छे हैं, आते हैं तो घर भर में रोशनी छा जाती है। गेसु ने बहुत भोलेपन से सुधा के गोद में हाथ रखकर उसकी उंगलियां चिटकाते हुए कहा, वे तो तेरे चचाजाद भाई है ना, तुझसे तो उनसे पहले से बोल चाल रही होगी? सुधा ने पूछा। हाँ, खूब अच्छी तरह से। मौलवी साहब हम लोगों को साथ साथ पढ़ाते थे और जब हम दोनों सबक भूल जाते थे तो एक दूसरे का कान पकड़ साथ साथ उठाते बैठाते थे। गेसु को झेपते हुए बोली। सुधा हंस पड़ी। की इतनी विचित्र शुरुआत मैंने कहीं नहीं सुनी थी। तब तो तुम लोग एक दूसरे की कान पकड़ने के लिए अपने आप सबक भूल जाते होंगे। नहीं जी, एक बार पढ़कर फिर कौन सबक भूलता है, और एक बार सबक याद होने के बाद तो जानती हो इश्क में क्या होता है। मतलब इश्क में एक ढंग निराला देखा, उसको छुट्टी न मिली जिसको सबक याद हुआ। खैर, यह सब बात जाने दे सुधा, अब तू कब ब्याह करेगी? जल्दी ही करूँगी, सुधा बोली। किससे? तुझसे। और दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। बादल हट गए थे और पाकड़ की छां को चीरते हुए एक सुनहली रोशनी का तार झलमिला उठा। हंसते वक्त गेसु के कान के टाप चमक उठे और सुधा का ध्यान खींच गया। ये कब बनवाया तूने? बनवाया नहीं, उन्होंने दिए होंगे। क्यों? गेसु ने शर्माकर सिर हिला दिया। सुधा ने उठकर हाथ से छूते हुआ कहा, कितने सुंदर कमल है। वाह! क्यों गेसु, तूने सचमुच के कमल देखे हैं? ना, मैंने देखे हैं। कहाँ? असल में 5-6 साल पहले तक तो मैं गांव में ही रहती थी ना,
ऊंचाहार के पास एक गांव में मेरी बुआ रहती है ना, बचपन में मैं उन्हीं के पास रहती थी। पढ़ाई की शुरुआत मैंने वहीं की और 7वीं तक वहीं पढ़ी। तो वहाँ मेरे स्कूल के पीछे के पोखरे में बहुत से कमल थे। रोज शाम को मैं भाग जाती थी और तालाब में घुसकर कमल तोड़ती, और घर से बुआ एक लंबा सा सोंटा लेकर गालियां देती हुई आती थी मुझे पकड़ने के लिए। जहाँ वह किनारे पर पहुंचे तो मैं कहती, अभी डूब जाएंगे बुआ, अभी डूबे तो बहुत रबड़ी मलाई की लालच देकर वह मिन्नत करती, निकल जाओ। तो मैं निकलती थी। तुमने तो कभी देखा नहीं होगा हमारी बुआ को ना, तूने कभी दिखाया ही नहीं। इधर बहुत दिनों से आई ही नहीं वे, आएंगी तो दिखाऊंगी तुझे। और उनकी एक लड़की है, बड़ी प्यारी है, बहुत मजे की है। उसे देखकर तो तुम उसे प्यार बहुत करोगी। वो तो अब यहाँ आने वाली है, यहीं पढ़ेगी। किस दर्जे में पढ़ती है? प्राइवेट विदुषी में बैठेगी इस साल। खूब गोल मटोल और हंसमुख है, सुधा बोली। इतने में घंटा बोला और गेसु और सुधा के पैर के नीचे दबी हुई ओढ़नी खींची। अरे अब आखिरी घंटे में जाकर क्या करोगी, क्या पढ़ोगी? हाजिरी कट ही गई। अब बैठो यहीं, बातचीत करें, आराम करें, सुधा ने अलसाए स्वर में कहा और खड़ी होकर मदमाती हुई अंगड़ाई ली। गेसु ने हाथ पकड़कर उसे बिठा लिया और बड़ी गंभीरता से कहा, देखो ऐसी और सौही अंगड़ाई न लिया करो, इससे लोग समझ जाते हैं कि अब बचपन करवट बदल रहा है। धत बेहद झेंपकर और फाइल में मुंह छिपाकर सुधा बोली, लो तुम मजाक समझती हो? एक शायर में तुम्हारी अंगड़ाई के लिए कहा है। कौन ले रहा है अंगड़ाई? आसमानों की नींद आती है। वाह, सुधा बोली। अच्छा गेसु, आज बहुत से शेर सुनाओ। सुनो। एक हृदय तीरगी है और खाबे कायनात, डूबते जाते हैं तारे, भीगती जाती है रात। पहली लाइन के क्या मतलब है? सुधा ने पूछा। हृदय तीरगी के माने हैं चादर और खाबे कायनात के माने हैं जिंदगी का सपना। अब फिर से सुनो शेर। एक हृदय तीरगी है और खाबे कायनात, डूबते जाते हैं तारे, भीगती जाती है रात। वाह कितना अच्छा है। अंधकार की चादर है, जीवन का स्वप्न है, तारे डूबते जाते हैं, रात भीगती जाती है। गेसु, उर्दू की शायरी बहुत अच्छी है। तो तू खुद उर्दू क्यों नहीं पढ़ लेती? गेसु ने कहा। चाहती तो बहुत हूँ पर निभ नहीं पाता। किसी दिन शाम को आओ सुधा, तो अमित जान से तुम्हें शेर सुनवाएं। यह ले मेरी मोटर आ गई। सुधा उठी, अपनी फाइल उठाई। गेसु ने अपनी ओढ़नी झाड़ी और आगे चली। पास आकर उचक उसने प्रिंसिपल का रूम देखा, वह खाली था। उसने दाई को खबर दी और मोटर पर बैठ गई। गेसु बाहर थी। चल तू भी चल। नहीं, मैं गाड़ी पर चली जाऊंगी। अरे चलो, गाड़ी 4:30 बजे आएगी, अभी घंटा भर है। घर पर चाय पियेंगे, फिर मोटर पहुंचा देगी। जब तक पापा नहीं है तब तक जितना चाहे कार घिसो। गेसु भी आकर बैठी और कार चल दी। दूसरे दिन वहां चंदर डॉक्टर शुक्ला के यहाँ निबंध की प्रतिलिपि लेकर पहुंचा तो 8 बज चुके थे। 7 बजे तो चंदर की नींद ही खुली थी और जल्दी से वह नहा धोकर साइकिल दौड़ता हुआ भागा था कि कहीं भाषण को प्रतिलिपि पहुंचने में देर न हो जाए। जब वह बंगले पर पहुंचा तो धूप फैल चुकी थी। अब धूप भली नहीं मालूम होने देती थी। धूप की तेजी बर्दाश्त होने के बाहर होने लगी थी, लेकिन सुधा नील कांटे के ऊंचे ऊंचे झाड़ों की छां में एक छोटी सी कुर्सी डाले बैठी थी। बगल में एक छोटी सी मेज जिस पर कोई किताब खुली हुई रखी थी। हाथ में क्रोसिया थी और उंगलियां पर नाजुक तेजी से डोरे में उलझ रही थी। हल्के बादामी रंग की इकलाई पर लहराती हुई धोती, नारंगी और काली तिरछियां धारी वाली कलफ किया हुआ चुस्त ब्लाउज और एक कंधे पर उभरा हुआ उसका पफ। ऐसा लग रहा था जैसे कि वहां पर कोई रंगीन तितली आकर बैठी हुई और उसका सिर्फ एक पंख उठा हो। अभी अभी शायद नहाकर उठी थी, क्योंकि शरद की खुशनुमा धूप के अब हल्के सुनहरे बाल पीठ पर लहरा रहे थे। नील कांटे की टहनियों को उसने सुनहली लहरें समझकर अटखेलियां कर रही थी। चंदर की साइकिल जब अंदर दिख पड़ी तो सुधा ने उधर देखा, लेकिन कुछ भी न कहकर फिर अपनी क्रोसिया बुनने में लग गई। चंदर सीधा पोर्टियो में गया और अपनी साइकिल रखकर भीतर चला गया डॉक्टर शुक्ला के पास। स्टडी रूम में बैठक में सोने के कमरे में कहीं भी तो डॉक्टर शुक्ला नजर नहीं आए। हार कर वह बाहर आया तो देखा मोटर अभी गैरेज में है। तो वे जा कहाँ सकते हैं? और सुधा को तो देखिए क्या अकड़ी हुई है आज, जैसे चंदर को जानती ही नहीं। चंदर सुधा के पास गया। सुधा का मुंह और भी लटक गया। डॉक्टर साहब कहाँ हैं? चंदर ने पूछा। हमें क्या मालूम? सुधा ने क्रोसियों पर से निगाह उठाए बिना जवाब दिया। तो किसे मालूम होगा? चंदर ने डांटते हुए कहा। हर वक्त का मजाक हमें अच्छा नहीं लगता। काम की बात उसी तरह जवाब देना चाहिए। हाँ, उसके निबंध की लिपि देनी है या नहीं? हाँ देनी है। मैं तो क्या करूं? नहा रहे होंगे। अभी कोई
ये है नहीं कि तुम निबंध की लिपि लाए हो और कोई नहाए धोए ना, बस सुबह से बैठा रहे कि अब निबंध आ रहा है आ रहा है। सुधा ने मुंह बनाकर आंखें नचाते हुए कहा। तो सीधे क्यों नहीं कहती कि नहा रहे हैं? चंदर ने सुधा के गुस्से पर हंसकर कहा। चंदर की हंसी पर सुधा का मिजाज और भी बिगड़ गया। अपनी क्रोसिया उठाकर किताब के बगल में दबाकर वह उठकर चल दी। उसके उठते ही चंदर आराम से उस कुर्सी पर बैठ गया और मेज पर टांग फैलाकर बोला, आज मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा, खबरदार कोई बोलना मत। सुधा जाते जाते मुड़कर खड़ी हो गई। हमने कह दिया चंदर कि एक बार हमें ये बातें अच्छी नहीं लगती, जब देखो तुम हमें चिढ़ाते रहते हो। सुधा ने गुस्से से कहा। नहीं चिढ़ाएंगे नहीं तो पूजा करेंगे, तुम अपने मौके पर छोड़ देती हो, चंदर ने उसे लापरवाही से कहा। सुधा गई नहीं, वहीं घास पर बैठ गई और किताब खोलकर पढ़ने लगी। जब 5 मिनट तक वह कुछ नहीं बोली तो चंदन ने सोचा आज बात बहुत कुछ गंभीर है। सुधा, उसने बड़े दुलार से पुकारा। सुधा। सुधा ने कुछ नहीं कहा मगर 2 बड़े बड़े आंसू टप से नीचे किताब पर गिर गए। अरे क्या बात है सुधा, नहीं बताओगी? कुछ नहीं, बता दो, तुम्हें हमारी कसम है। कल शाम को तुम आए नहीं, सुधा रोनी आवाज में बोली। बस इस बात पर इतनी नाराज हो पागल? हाँ, इस बात पर इतनी नाराज हूँ। तुम आओ चाहे 1000 बार ना आओ, इस पर हम क्यों नाराज होंगे? बड़े कहीं के आए, नहीं आएंगे तो जैसे हमारा घर बार नहीं है। अपने को जाने क्या समझ लिया है, सुधा ने चिढ़कर जवाब दिया। अरे तो तुम ही तो कह रही थी भाई, चंदर ने हंसकर कहा। तो बात पूरी भी सुनो। शाम को गेसू का नौकर आया था, उसके छोटे भाई हसरत की सालगिरह थी। सुबह कुरान खानी होने वाली थी और उसकी माँ ने बुलाया था, तो गई क्यों नहीं? किससे पूछ कर जाती? आप तो इस वक्त आ रहे हैं जब सब खत्म हो गया है, सुधा बोली। तो पापा से पूछ कर चली जाती, चंदर ने समझा कर कहा। और फिर गेसू की यहाँ यूं अक्सर जाती हो तुम? तो आज तो डांस भी करने के लिए कहा था उसने। फिर बाद में तुम कहते सुधा तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम्हें वो नहीं करना चाहिए, लड़कियों को ऐसे रहना चाहिए वैसे रहना चाहिए, और बैठ के उपदेश पिलाते और नाराज होते। बिना तुमसे पूछे हम कहीं सिनेमा पिकनिक जलसों में गए हैं कभी? और फिर आंसू टपक पड़े। पगली कहीं की, इतनी सी बात पर रोना क्या? किसी का हाथ कुछ उपहार भेज दो और फिर किसी और मौके पे चली जाना। हाँ चली जाना, तुम्हें क्या कहते लगता है? गेसू ने कितना बुरा माना होगा, सुधा ने बिगड़ते हुए ही कहा। इम्तिहान आ रहा है, फिर कब जाएंगे? कब है इम्तिहान तुम्हारा? चाहे जब हो। मुझे पढ़ाने के लिए कहा किसी से? अरे भूल गए। अच्छा आज देखो कहेंगे नहीं, आज दोपहर को आप बुला लाइए वरना हम सब किताबों को लगाए देते हैं आग, समझे कि नहीं? अच्छा आज दोपहर को बुला लाएंगे, ठीक। अच्छा याद आया, बिसारिया से कहूँगा तुम्हें पढ़ाने के लिए, उसे रुपए की जरूरत भी है। चंदन ने छुटकारे का कोई रास्ता न पाकर कहा। आज दोपहर को जरूर से, सुधा ने आंखें नचाकर कहा। लो पापा आ गए, नहा कर जाओ। चंदर उठा और चल दिया। सुधा उठी और अंदर चली गई। डॉक्टर शुक्ला हल्के सांवले रंग के, जरा स्थूल काया से थे। बहुत गंभीर अध्ययन और अध्यापन और उम्र के साथ साथ ही उनकी नम्रता और भी बढ़ती जा रही थी, लेकिन वो लोगों से मिलते जुलते कम थे। व्यक्तिगत दोस्ती और उनकी किसी से नहीं थी, लेकिन उत्तर भारत के प्रमुख विद्वान होने के नाते कॉन्फ्रेंसों में, मौखिक परीक्षाओं में, सरकारी कमेटियों में बराबर बुलाए जाते थे और इससे बहुत प्रमुख दिलचस्पी से हिस्सा लेते थे। ऐसी जगहों में चंदर अक्सर उनका प्रमुख सहायक रहता था और इसी नाते चंदर भी प्रांत के बड़े बड़े लोगों से परिचित हो गया था। जब वो एमए पास हुआ था तब से फाइनेंस विभाग में उसे कई बार ऊंचे पदों पर ऑफर आ चुका था, लेकिन डॉक्टर शुक्ला इसके खिलाफ थे। वे चाहते थे कि पहले वह रिसर्च पूरी कर ले, संभव हो तो विदेश हो आए, तब चाहे कुछ काम करे। अपने व्यक्तिगत जीवन में डॉक्टर शुक्ला अंतर्विरोधों के व्यक्ति थे। पार्टियों में मुसलमानों और ईसाइयों के साथ खाने में उन्हें कोई इतराज नहीं था, लेकिन कच्चा खाना वे मौके में आसन पर बैठकर रेशमी धोते पहनकर खाते थे। सरकार को उन्होंने सलाह दी कि साधुओं और सन्यासियों को जबरदस्ती काम में लगाया जाए और मंदिरों की जायदादें जब्त कर ली जाए, लेकिन सुबह घंटे भर तक पूजा जरूर करते थे। पूजा पाठ, खान पान, जात पात के पक्के हामी, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में कभी यह नहीं जाना कि उनका शिष्य ब्राह्मण है, कौन बनिया, कौन खत्री, कौन कायस्थ। नहाकर वे आ रहे थे और दुर्गा सप्तशती का कोई श्लोक गुनगुना रहे थे। कपूर को देखा तो रुक गए और बोले, हेलो, हो गया वह टाइप? जी हाँ। कहाँ करा है टाइप? मिस डिक्रूज के यहाँ। अच्छा, वह लड़की अच्छी है? अब तो वह बहुत बड़ी हुई होगी, अभी शादी नहीं हुई। मैंने सोचा वह मिले या न मिले। नहीं, वह यही है, शादी हुई फिर तलाक हो गया।
अरे तो अकेले रहती है? नहीं, अपने भाई के साथ, बर्टी के साथ। अच्छा, और बर्टी की पत्नी अच्छी तरह है? मर गई। राम राम, तब तो घर ही बदल गया होगा। पापा पूजा के लिए सब बिछा दिया है, सहसा सुधा बोली। अच्छा बेटी, अच्छा चंदन, मैं पूजा कर आऊं जल्दी से, तुम पी चुके चाय? जी हाँ। अच्छा तो मेरी मेज पर एक चार्ट है, जरा इसको ठीक कर दो, तब तक मैं अभी आया। चंदन स्टडी रूम में गया और मेज पर बैठ गया। कोट उतारकर उसने खूंटी पर टांग दिया और नक्शा देखने लगा। पास में एक छोटी सी चीनी की प्याली में चाइना इंक रखी थी और मेज पर उसने 2 बूंद पानी डालकर चाइना इंक घिसनी शुरू की। इतने में सुधा कमरे में दाखिल। ए सुनो, उसने चारों ओर देखकर बड़े सशंकित स्वरों में कहा। फिर झुककर चंदन के कान के पास मुंह लगाकर कहा, चावल की नान खटाई खाओगे? ये क्या भला है? चंदन ने इंक घिसते घिसते पूछा। बड़ी अच्छी चीज होती है, पापा को बहुत अच्छी लगती है, आज हमने सुबह अपने हाथ से बनाई थी। खाओगे? सुधा ने बड़े दुलार से पूछा। ले आओ, चंदन ने कहा। ले आए हम, लो। और सुधा अपने आंचल में लिपटी हुई 2 नान खटाई निकाल कर मेज पर रख दी। अरे तस्तरी में क्यों नहीं लाई? सब धोती में घी लग गया। इतनी बड़ी हो गई, सहूर नहीं जरा सा, चंदन ने बिगड़ कर कहा। छिपा कर लाए हैं, फिर ये सकरी होती है कि नहीं? चौके से बाहर कैसे लाते? तुम्हारे लिए तो लाए हैं, तुम ही बिगड़ रहे हो। अंधे को नोन दो, अंधा कहे मेरी आंख फोड़ी। सुधा ने मुंह बनाकर कहा। खाना है कि नहीं? हाथ में तो हमारे स्याही लगी है, चंदन बोला। हम अपने हाथ से नहीं खिलाएंगे, हमारा जूठा हो जाएगा। और राम राम, पता नहीं तुम रिश्तेदार में मुसलमान के हाथ का खाते होगे। थू थू। चंदन हंस पड़ा और सुधा की इस बात पर उसने पानी में हाथ डुबोकर बिना पूछे सुधा के आंचल में पोंछ दिए और स्याही के और बेतकल्लुफी के से नान खटाई उठाकर खाने लगा। बस अब धोती का किनारा रंग दिया और यही पहनना है हमें दिन भर, सुधा ने बिगड़ कर कहा। खुद नान खटाई छिपा कर लाई और घी लग गया तो कुछ नहीं, और हमने स्याही पोंछ दी तो तुम्हारा मुंह बिगड़ गया। चंदन ने मैपिंग पेन में इंक लगाते हुए कहा। हाँ, अभी पापा देखे तो बिगड़े की धोती में घी स्याही सब लगाई रहती है, तुम्हें क्या? और उसने स्याही लगा हुआ छोर कसकर कमर में खोस लिया। छी, वही घी में तर तो छोर कमर में खोस लिया, गंदी कहीं की। चंदन ने चाट की लाइन ठीक करते हुए कहा। गंदी है तो तुमसे मतलब, और मुंह चढ़ाते हुए सुधा कमरे से चली गई। चंदन चुपचाप बैठा चाट दुरुस्त करता रहा। उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिला बलिया, आजमगढ़, बस्ती, बनारस आदि में बच्चों की मृत्यु संख्या का ग्राफ बनाना था और एक और उनके नक्शे पर बिंदुओं की सघनता से मृत्यु संख्या का निर्देश करना था। चंदन की एक आदत थी, वह काम में लगता था तो भूत की तरह लगता था, फिर उसे दीन दुनिया की किसी की खबर नहीं रहती। खाना पीना, तन बदन किसी का होश नहीं रहता था। उसका एक कारण था, चंदन उन लड़कों में से था जिसकी जिंदगी बाहर से बहुत हल्की फुल्की होते हुए भी अंदर से बहुत गंभीर और अर्थमयी होती है, जिसके सामने एक स्पष्ट उद्देश्य, एक लक्ष्य होता है। बाहर से चाहे जैसे होने पर भी उसने आंतरिक सत्य के प्रति घोर ईमानदारी, यह सब इन लोगों की विशेषता होती है। और सारी दुनिया के प्रति अगंभीर और उपकरण होने पर भी जो चीजें इनकी लक्ष्य परिधि में आ जाती थी, उनके प्रति बड़ी उनकी गंभीरता साधना और पूजा बन जाती है। इसलिए बाहर से इतना व्यक्तिवादी और सारे दुनिया के प्रति निरपेक्ष और लापरवाह दिख पड़ने पर भी वह अंतर्मन से समाज और युग से अपने आसपास के जीवन और व्यक्तियों के प्रति को बेहद उत्तरदायी अनुभव करता था। वह देशभक्त भी था और शायद समाजवादी भी, पर अपने तरीके से। वह खद्दर नहीं पहनता था, कांग्रेस का सदस्य नहीं था, जेल नहीं गया था, फिर भी वह अपने को देश से प्यार करता था, बेहद प्यार। उसकी देशभक्ति, उसका समाजवाद सभी उसके अध्ययन और खोज में समा गया था। वह जानता था कि समाज के सभी स्तंभों में का अपना स्थान अलग होता है। अगर सभी मंदिर के कंगूरे का फूल बनने की कोशिश करने लगे तो नींव की ईंट का, सीढ़ी का पत्थर कौन बनेगा? और वह जानता था कि अर्थशास्त्र वह पत्थर है जिस पर समाज के सारे भवन बोझ हैं। और उसने निश्चय किया था कि अपने देश, अपने युग और आर्थिक पहलू को वह खूब अच्छी तरह से अपने ढंग से विश्लेषण करके देखेगा। और उसे आशा थी कि वह एक दिन ऐसा समाधान खोज निकालेगा कि मानव की बहुत सी समस्याएं हल हो जाएंगी। और आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में अगर आदमी खूंखार जानवर बन गया है तो एक दिन उसकी दुनिया एक आवाज पर देवता बन सकेगी। इसलिए जब वह बैठकर कानपुर के में मिलों के मजदूरों का वेतन चार्ट बनाता था या प्रयुक्त साधनों के अभाव में मर जाने वाली गरीब औरतों और बच्चों का लेखा जोखा करता था, तो उसके सामने अपना कैरियर, अपनी प्रतिष्ठा, अपनी डिग्री का सपना नहीं होता था। उसके मन में उस वक्त वैसा संतोष होता था जैसा किसी पुजारी के मन में होता है जब वो अपने देवता की अर्चना के लिए धूप दीप नैवेद्य सजाता है। बल्कि चंदन थोड़ा भावुक था। एक बार तो जब चंदन अपने रिसर्च के सिलसिले में यह पढ़ रहा था कि अंग्रेजों ने अपनी पूंजी लगाने के बाद व्यापार फैलाने के लिए किस तरह मुर्शिदाबाद से लेकर रोहतक तक हिंदुस्तान के गरीब से गरीब और अमीर से अमीर बासिंदे का अमानुषिकता से लूटा, तब वह फूट फूट कर रो पड़ा था।
लेकिन इसके बावजूद उसने राजनीति में कभी डूबकर हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि उसने देखा कि उसके जो भी मित्र राजनीति में गए थोड़े दिन बाद बहुत प्रसिद्धि या प्रतिष्ठा पा गए, मगर आदमियत खो बैठे थे। अपने अर्थशास्त्र के बावजूद वह समझता था कि आदमी की जिंदगी सिर्फ आर्थिक पहलू तक सीमित नहीं है। वह यह भी समझता था कि जीवन को सुधारने के लिए आर्थिक ढांचा बदल भर देने की जरूरत नहीं है। उसके लिए आदमी का सुधार करना होगा, व्यक्ति का सुधार करना होगा, वरना एक भरे पूरे वैभवशाली समाज में भी वह आज के अस्वस्थ और पाशविक वृत्तियों वाले व्यक्ति रहेंगे तो दुनिया ऐसी ही लगेगी जैसे एक खूबसूरत सजाया महल में जिसमें कीड़े और राक्षस रहते हों। वह यह भी समझता था कि जिस तरह दुनिया का सपना देखती है, वह दुनिया आज किसी के एक राजनीतिक क्रांति या विशेष किसी पार्टी की सहायता मात्र से नहीं बन सकती है। उसके लिए आदमी को अपने को बदलना होगा, किसी समाज को बदलने से काम नहीं चलेगा। इसलिए वह अपने व्यक्ति के संसार में निरंतर लगा रहता था। वह समाज के आर्थिक पहलू को समझने की कोशिश में रहता था। यही कारण है कि अपने जीवन में आने वाले व्यक्तियों के प्रति वह बेहद ईमानदार रहता था और अपने अध्ययन में अपने काम के प्रति वह सचेत और जागरूक रहता था और अच्छी तरह समझता था कि वह इस तरह दुनिया को उसकी ओर बढ़ाने में थोड़ी सी मदद कर रहा है। चूंकि वह अपने में भी सत्य की वही चिंगारी पाता था, इसलिए कवि या दार्शनिक न होते हुए भी वह इतना भावुक, इतना दृढ़ चरित्र, इतना सशक्त और इतना गंभीर था। और काम को तो वह अपना इस तरह से करता था जैसे किसी एकाग्र उपासना कर रहा हो। इसलिए जब वह चार्ट के नक्शे पर कलम चला रहा था, उसे मालूम नहीं हुआ कि कितनी देर से डॉक्टर शुक्ला आकर उसके पीछे खड़े हो गए। वाह, नक्शे पर तो तुम्हारा हाथ बहुत अच्छा चलता है, बहुत अच्छा। अब उसे रहने दो, लाओ देखें तुम्हारा काम कैसा चल रहा है। आज तो इतवार है ना। डॉक्टर शुक्ला पास की कुर्सी पर बैठकर बोले, चंदर, आजकल मैं किताब लिखने की सोच रहा हूँ। मैंने सोचा कि भारतवर्ष की जाति व्यवस्था का नए वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन और विश्लेषण किया जाए। तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? व्यर्थ है। जो व्यवस्था आज नहीं कल तो चूर चूर होने जा रही है, उसके बारे में तुम्हार बांधना और समय बर्बाद करना बेकार है। चंदर ने बहुत आत्मविश्वास के साथ कहा। यही तो तुम लोगों में खराबी है। कुछ थोड़ी सी खराबियां जाति व्यवस्था में देख ली और उसके खिलाफ हो गए। एक रिसर्च स्कॉलर का दृष्टिकोण ही दूसरा होना चाहिए। फिर हमारे भारत की प्राचीन सांस्कृतिक परंपराओं को तो बहुत ही सावधानी से समझने की आवश्यकता है। यह समझ लो कि मानव जाति दुर्बल नहीं है। अपने विकास क्रम में वह उन्हीं अवस्थाओं, रीति रिवाजों और परंपराओं को रहने देती है जो उसके अस्तित्व के लिए बहुत आवश्यक है। अब अगर वे आवश्यक न हुई तो मानव उससे छुटकारा मांग लेता है। यह जाति व्यवस्था जाने कितने सालों से हिंदुस्तान में कायम है। क्या यही इस बात का प्रमाण नहीं है कि यह बहुत सशक्त है और अपने में बहुत जरूरी? अरे हिंदुस्तान भी भली चलाई। चंदर बोला, हिंदुस्तान में तो गुलामी कितने दिनों से कायम है, तो क्या वह भी जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। डॉक्टर शुक्ला बोले, मुझे भी हिंदुस्तान पर गर्व है। मैंने कभी कांग्रेस का काम किया, लेकिन मैं इन नतीजे पर पहुंचा हूं कि जरा सी आज़ादी अगर मिलती है हिंदुस्तानियों को तो उसका भरपूर दुरुपयोग करने से बाज नहीं आते और कभी भी ये लोग अच्छे शासक नहीं निकलेंगे। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। हिंदुस्तानियों को ऐसा बना दिया है अंग्रेजों ने, वरना हिंदुस्तान ने ही तो चंद्रगुप्त और अशोक पैदा किए थे। और रही जाति व्यवस्था की बात, तो मुझे स्पष्ट दिख रहा है कि जाति व्यवस्था टूट रही है। कपूर बोला, रोटी बेटी की कैद थी, रोटी की कैद तो करीब करीब टूट गई। अब बेटी की कैद भी, ब्याह शादियों भी एक दो पीढ़ी के बाद स्वच्छंदता से होने लगेंगी। अगर ऐसा होगा तो बहुत गलत होगा। इसे जातिगत पतन होना है। ब्याह शादी को कम से कम मैं भावना की दृष्टि से नहीं देखता। यह एक सामाजिक तथ्य है और उसी दृष्टिकोण में हमें देखना चाहिए। शादी में सबसे बड़ी बात होती है सांस्कृतिक समानता, और जब अलग अलग जाति में अलग अलग रीति रिवाज हैं तो एक जाति की लड़की दूसरी जाति में जाकर कभी भी अपने को ठीक से संतुलित नहीं कर सकती। और फिर एक बनिया की व्यापारिक प्रवृत्तियों की लड़की और एक ब्राह्मण का अध्ययन वृत्त का लड़का, इनकी संतान न इधर विकास कर सकती है न उधर। यह तो सामाजिक व्यवस्था को व्यर्थ करने के लिए असंतुलन करना हुआ। हाँ, लेकिन विवाह को आप केवल समाज के दृष्टिकोण से क्यों देखते हैं? व्यक्ति के दृष्टिकोण से भी देखिए। अगर दो विभिन्न जाति के लड़की अपना मानसिक संतुलन ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं तो क्यों न विवाह की इजाज़त दी जाए? ओह, एक व्यक्ति के सुझाव के लिए हम समाज को क्यों नुकसान पहुँचाएं? और इसका क्या निश्चय है कि विवाह के समय दोनों में मानसिक संतुलन है तो विवाह के बाद भी रहेगा ही। मानसिक संतुलन और प्रेम जितना अपने मन पर आधारित होता है उतना ही बाहरी परिस्थितियों पर। क्या जाने ब्याह के वक्त कैसी परिस्थिति का दोनों के मन पर कितना प्रभाव पड़ता है, उसके बाद संतुलन रह पाता है या नहीं। और मैंने तो लव मैरिजेज, प्रेम विवाह को असफल होते ही देखा है। बोलो
है या नहीं? डॉक्टर शुक्ला ने कहा। हाँ, प्रेम विवाह अक्सर असफल होते हैं, लेकिन संभव हो प्रेम न होता हो। जहाँ सच्चा प्रेम होगा वहाँ कभी असफल विवाह नहीं होंगे, चंदन ने बहुत साहस करके कहा। ओह, ये सब साहित्य की बातें हैं, समाजशास्त्र की दृष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टि से देखो। अच्छा खैर, अभी मैं उन्हें उसकी रूपरेखा बनाई है, लिखूंगा तो तुम सुनते चलना। लाओ, वह निबंध कहाँ है? डॉक्टर शुक्ला बोले। चंदन ने उन्हें टाइप की हुई प्रतिलिपि दी। उलट पुलट कर डॉक्टर ने देखा और कहा, ठीक है। अच्छा चंदन, अपना काम इधर ठीक ठीक कर लो, अगले इतवार को लखनऊ कॉन्फ्रेंस चलना है। अच्छा, कार पर चलेंगे या ट्रेन से? ट्रेन से। अच्छा। घड़ी देखते उन्होंने कहा, अब मैं जरा काम से चल रहा हूँ, तुम यह चार्ट बना डालो और एक निबंध लिख डालना। पूर्वी जिले में शिशु मृत्यु, प्रांत के स्वास्थ्य विभाग ने एक पुरस्कार घोषित किया है। डॉक्टर शुक्ला चले गए। चंदन ने फिर चार्ट में हाथ लगाया। आज के पार्ट में इतना ही। आगे की कहानी लेकर मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए नमस्कार।